हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं यूनिट 5, जिसमें हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र के बारे में। अभी हमने इतिहास और भूगोल के बारे में बात कर चुके हैं। एंड वीडियो को आप लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और जो पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी पीडीएफ वहीं से डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम पर पीडीएफ के लिए मत वेट कीजिए, और टेलीग्राम पर ही ना कोई शेयर करने वाला है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसीलिए दे रखा है कि आपको जो यूनिट देखना है उस यूनिट का आप पीडीएफ डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सको। ओके, स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 को, जिसमें हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के बारे में, ठीक है। अच्छा, जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है कि स्टार्टिंग से ही इसमें समझने का कम और रटने का ज़्यादा होता है। तो इसकी जो पेडागोजी भी चल रही है उसमें समझने का थोड़ा सा कम ही रहेगा। ज़्यादातर में ऐसा ही होगा ज़्यादातर, कि मैं लाइन टू लाइन ही पढ़ दूंगा, लेकिन उसको समझने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बिकॉज सोशल साइंस सब्जेक्ट ही थोड़ा ऐसा है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स हमने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से समझा था, क्योंकि मैथ्स समझने का है। आगे जब हम साइंस को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ भी समझने की चीज़ आएंगी, तो वो भी समझने का रहेगा, ठीक है। बात करते हैं सामाजिक विज्ञान का अधिगम उतना ही पुराना है जितना मानवता अपने आप में पुरानी है। कह सकते हैं कि जब से मानवता का जन्म हुआ है, तब से ही सामाजिक विज्ञान का जन्म हो गया है। समकालीन संसार में सामाजिक विज्ञान एक अधिगम जटिल सामाजिक व्यवस्था, ज्ञान के प्रसार, आवश्यकताओं एवं मांगों की गुणात्मक वृद्धि के कारण और अधिक औपचारिक तथा संगठित हो गया है। जैसे जैसे ज्ञान का प्रसार हुआ, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, लोगों की मांगें जो बढ़ी, मांगों में लोगों की जो क्वालिटी बढ़ी, भाई हमें इस क्वालिटी का कंटेंट चाहिए। इससे जो सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट है, ये पहले नॉन फॉर्मल से या इनफॉर्मल से ये फॉर्मल हो गया है, और थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया है। पहले जितना ऑर्गेनाइज नहीं था, उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज ही अब हो गया है। उच्च प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास, भूगोल, सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान को पढ़ रहे होते हैं। अब बात करें सामाजिक और राजनीतिक जीवन प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का एक घटक। किस तरह से प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का एक घटक है। सबसे पहले बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास का अधिगम। उच्च प्राथमिक इतिहास, देखो यहाँ पर जो बीच में जो कंटेंट लिखा गया, जो मैंने स्किप कर दिया, यहाँ पर बस ये बताया गया कि हम 6th से 8th तक किन किन चीज़ों को किस किस तरह से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ स्पेशल लिखा हुआ नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास का अधिगम। उच्च प्राथमिक स्तर पर हम इतिहास में इतिहास के बारे में क्या बताता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हम भारत और विश्व के विभिन्न भागों के घटनाक्रमों के बारे में परिचित होते हैं, कि किस किस तरह से चीज़ें डेवलप हुई, जिसमें हम इंडस सिविलाइजेशन से लेकर जो हमारा 1947 का भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, वहाँ तक की हम बात कर रहे होते हैं। 1857 को भी इसमें इंक्लूड कर रखा होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के बारे में बात करें तो भूगोल जो है वो सामग्री, संसाधन, पर्यावरण, प्रकृति, इन सभी मुद्दों से हमें परिचित कराता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अधिगम, ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं है, इसे मैं इरेज ही कर देता हूँ। सामाजिक और राजनीतिक जीवन, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज का एक साथ एकीकृत विषय। देखो हुआ ये कि पहले जो चलता था हमारा नागरिक शास्त्र, ठीक। नागरिक शास्त्र अलग चलता था, राजनीति विज्ञान अलग होता था, समाज शास्त्र अलग होता था। तो इन सबको मिलाकर एक विषय बनाया गया, जिसे बोला गया सामाजिक विज्ञान, यानी कि राजनीति विज्ञान। सामाजिक और राजनीतिक जीवन, एसपीएल। उच्च प्राथमिक स्तर पर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्व अधिगम क्षेत्र, नागरिक शास्त्र के स्थान पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का एक नया अधिगम क्षेत्र है। सामाजिक विज्ञान के अंदर पहले नागरिक शास्त्र अलग से चलता था, लेकिन नागरिक शास्त्र के स्थान पर अब सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान आ रहा है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीएफ 2005 ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट भी लिखा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, याद रहेगा तो ठीक है, कोई नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोशल पॉलिटिकल लाइफ के अपने अनुभव अधिकांशतः राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पर आधारित है। राजनीतिक विज्ञान बच्चों को प्रजातांत्रिक विधियों, सहभागिता से परिचित कराता है। अर्थशास्त्र बच्चों को आर्थिक क्रियाकलापों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये जो पॉइंट आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार, ये हाईलाइटेड ही मिल गया, चलो अंडू तो होगा नहीं, नहीं होगा। देखो यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमें बता रहे हैं राजनीतिक विज्ञान हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र हमें किन चीज़ों से परिचित कराता है, समाजशास्त्र हमें किन चीज़ों से परिचित कराता है। तो राजनीतिक विज्ञान बच्चों को प्रजातांत्रिक विधियों, सहभागिता से परिचित कराता है। अर्थशास्त्र बच्चों को आर्थिक क्रियाकलाप जैसे उत्पादन, उपयोग, वितरण, इन सब से परिचित कराता है। समाजशास्त्र बच्चों को जाति, धर्म, वर्ग, इन सभी बाधाओं को दूर कर मानव को सभ्य समाज का महत्वपूर्ण सदस्य मानता है। तो राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तीनों अलग अलग चीज़ों से हमें अवगत कराते हैं।
सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विषय वस्तु पर सामाजिक विज्ञान को योगदान, सामाजिक विज्ञान का किस तरह से योगदान है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर बताया है। तो ये भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अगर हम नागरिक शास्त्र जो पहले होता था तो कक्षा 6 में सभ्य जीवन के अंदर हम इन चीज़ों को पढ़ रहे थे। मतलब ये बताया गया है कि हम इस क्लास में इन चीज़ों के बारे में पढ़ते थे। पढ़ लेना अगर एग्जाम में आ जाए तो, वैसे मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अब जो चीज़ है वो बन गई है सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, जो नागरिक शास्त्र था। यहाँ से हम चीज़ों को देखते हैं। कक्षा 6 का जो टॉपिक है, जो मेन थीम है, वो है विविधता एवं पारस्परिक निर्भरता, जिसमें हम विविधता के बारे में पढ़ते हैं, सरकार के बारे में पढ़ेंगे, स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे और जीवन निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 7 का जो थीम है वो है प्रजातंत्र एवं समानता, राजनीति और समाज विज्ञान की बात चल रही है, समाज शास्त्र के बारे में। तो कक्षा 7 में प्रजातंत्र, राज्य सरकार, संचार माध्यमों की समझ, लिंग दुर्भावना दूर करना, उन्मूलन करना इसका, और हमारे चारों का बाजार। फिर हम क्लास 8 में आ जाते हैं। जब हम 8 में आ जाते हैं तब हम विधि का शासन एवं सामाजिक न्याय के अंदर संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय एवं वंचित लोग और सरकार की आर्थिक नीति, इनको पढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू पैटर्न है एनसीएफ 2005 के बाद, और ये थोड़ा पुराना है तो इसे हम स्किप कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजनीति विज्ञान को समझने में समाज वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई विधि या उपागम। राजनीति विज्ञान को समझने में कौन कौन सी विधियां चलाई गई। पहले हम प्रारंभिक और आधुनिक विधि के बारे में बात कर लेते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर है। तो वो सामाजिक विज्ञान को इसके राज्य एवं इसके सरकारी संस्थानों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था। मतलब पारंपरिक विधि बताता था कि राज्य और सरकारी संस्थानों का अध्ययन करना ही हमारा सामाजिक विज्ञान है। आधुनिक उपागम क्या बताते हैं, सामाजिक विज्ञान को शक्ति, राजनीतिक व्यवहार के निर्णय लेने के अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है। और भी इनमें अंतर दिए हुए हैं। राजनीति के औपचारिक उपकरण जैसे कि सरकार, संस्थान, संविधान, इन सब पर ध्यान केंद्रित होता था। अब राजनीति को एक क्रियाकलाप या एक प्रक्रिया की सेवा के रूप में देखा गया। प्राकृतिक रूप से अधिक दार्शनिक था, यह प्राकृतिक रूप से अधिक विश्लेषणात्मक हो गया। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पारंपरिक उपागम के हिसाब से सामाजिक विज्ञान दार्शनिक विषय था, लेकिन आधुनिक उपागम के हिसाब से सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक विषय हो गया। राजनीतिक विज्ञान को बिना आलोचना के मूल्यों से लदे हुए विषय के रूप में देखना, ये हमारा पारंपरिक उपागम था। आधुनिक उपागम में अवलोकन के रूप में एवं मूल्यों से मुक्त विषय के रूप में देखना। अच्छे समाज के निर्देशात्मक मानव संबंधी उद्देश्यों की उपलब्धि, इसमें गुणात्मक एवं आगमनात्मक उपागम पर बल देना। राजनीतिक उद्देश्य को ज्ञान के वैज्ञानिक भाग के रूप में बनाना। राजनीति सामाजिक परिवर्तन एवं निर्णय के मुख्य औजार के रूप में देखा जाता है, इसे देखा जाता था। अतिरिक्त राजनीतिक तथ्यों एवं शर्तों पर केंद्रित होना, जो कि राजनीतिक घटनाओं पर आधारित है। देखो एक ही पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ये बताया था, दार्शनिक था और ये विश्लेषणात्मक अब हो गया। पहले दार्शनिक था, अब विश्लेषणात्मक हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी तो फिर नॉर्मल है। राजनीतिक विज्ञान को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण पारंपरिक उपागम, दार्शनिक उपागम तथा विधि संस्थानिक उपागम दो महत्वपूर्ण पारंपरिक उपागम, दार्शनिक उपागम तथा विधि सांस्थानिक उपागम तथा दो महत्वपूर्ण उपागमों की हम चर्चा करते हैं। देखो, फिलोसॉफिकल अप्रोच एंड लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, दो ये अप्रोच थी जो पारंपरिक उपागम के अंदर आती हैं। एक तो दार्शनिक हमने पढ़ा ही था, और एक फिर हम ये वाली पढ़ते हैं। दार्शनिक उपागम, ये उपागम सामान्य रूप से काल्पनिक चिंतन तथा मानदंड संबंधी उपागम है। ये काल्पनिक है, चिंतन और मानदंड संबंधित है। अधिकांशतः पारंपरिक राजनीतिक दर्शन केवल परानुभवों कटौतियों से संबंधित थे। परानुभव कटौतियों से संबंध होने का मतलब यह है कि पहले क्या होता था, कि दूसरों के अनुभव से चीजें सीख कर और फिर लिख दिया जाता था कि राजनीति में ये होता है या वो होता है। एक मिनट, कॉल है थोड़ा सा। अर्थात अन्य अवलोकन के द्वारा निष्कासित यह उपागम प्राकृतिक रूप से अति व्यापक है। मीन्स दूसरों के ही इसमें अनुभव शामिल होते थे। प्लेटो, रिपब्लिक, होब्स लेथिवन की राज्य स्थिति यदि आदर्श नहीं तो एक अमूर्त अवस्था प्रदर्शित करने के लिए प्रवर्तित थे। यहाँ पर आपको यह याद रखना कि प्लेटो का रिपब्लिक था
और हॉब्स लेथीवन की राज्य की स्थिति, ये दोनों चीजें इनसे रिलेटेड है। प्लेटो रिपब्लिक से रिलेटेड है एंड हॉब्स लेथीवन से जो है वो आपके राज्य की स्थिति से रिलेटेड है। ठीक, संवैधानिक उपागम, अब हम बात कर लेते हैं, वो दार्शनिक उपागम था, ये संवैधानिक उपागम है। संवैधानिक उपागम समकालीन राजनीति में एक पूर्ण प्रभावी उपागम है और इस उपागम की जड़ें ग्रीक नगर के संविधान की अरस्तु द्वारा दी गई व्याख्या के काल से है। तो संवैधानिक उपागम कहाँ से चल रहा है? अरस्तु के टाइम से चल रहा है। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर सरकार, संस्थान, संविधान, राज्य, इन सब पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक, ये इस उपागम के अनुसार ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखा है, इसे आप चाहे पढ़ सकते हैं। इस उपागम की आलोचना एस्थेटिक व निर्जीव के रूप में होती है कि ये जो चीजें हैं सरकारी संस्थान वगैरह की अगर हम बात करें तो एक निर्जीव है और ये स्टैटिक है, मीन्स ये डायनेमिक नहीं है, इसमें किसी तरह की ग्रोथ नहीं है। ये उपागम अविकसित तथा पिछड़े समुदायों के अध्ययन के लिए असफल है जिनकी औपचारिक संस्थान और राजनीतिक व्यवहार नहीं है। यह उन चीजों के अध्ययन के लिए, उन समुदायों के अध्ययन के लिए फेल है जिनकी कोई संस्थान नहीं है और जिनका कोई राजनीतिक व्यवहार नहीं है, क्योंकि काफी समुदाय ऐसे हैं जिनका राजनीति से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ऐसे जो समुदाय जिनका राजनीति से कोई कनेक्शन नहीं है उनका अध्ययन हम इस अप्रोच के माध्यम से नहीं कर पा रहे थे। ठीक, फिर आता है बिहेवियरल अप्रोच यानी कि व्यवहारात्मक उपागम। व्यवहारात्मक राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1940 से परिचित हुआ, मतलब कि ये हमारा आधुनिक उपागम। ये उपागम राजनीति के क्षेत्र में प्रभावी, जहां पारंपरिक उपागम घटनाओं, रचनाओं, संस्थान, विचारधारा आदि पर केंद्रित है, वहीं व्यवहारवाद व्यक्तिगत संबंध या संबंध छोटे समूहों के विश्लेषण की मूल इकाई के व्यवहार पर केंद्रित है। तो व्यक्तिगत किस पर केंद्रित है? सॉरी, जो व्यवहारवाद वो व्यक्तिगत केंद्रित है। ठीक है, छोटे छोटे समूहों पर केंद्रित है। व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान में एक आंदोलन के रूप में है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में एक आंदोलन के रूप में है जो राजनीति के कलाकारों के केवल अवलोकनीय व्यवहार का केवल विश्लेषण के रूप पर बल देता है। तो ये बात करता है कि आपने व्यवहार को अवलोकन करा, अवलोकन करने के बाद उसको एज इट इज ना लिखकर पहले उसका विश्लेषण करो, उसके विश्लेषण के बाद फिर उसका अध्ययन करो। ठीक, तो ये जो लाइन है, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस उपागम के आलोचक कहते हैं कि मानव व्यवहार प्रयोगात्मक पूछताछ का विषय नहीं है तथा राजनीतिक विज्ञान में सामान्यीकरण को गणित समीकरण की कोटि के स्तर का मुश्किल से प्राप्त किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो जो इसकी आलोचना करने वाले हैं वो ये हैं, वो ये कहते हैं कि व्यवहारात्मक जो उपागम है इसका कोई प्रैक्टिकली इसका सॉल्यूशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम जनरलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते व्यवहारात्मक उपागम में, ये बोला गया यहाँ पर। जनरलाइजेशन की तरफ जाने का मतलब कि एक ही चीज को दूसरी जगह हम अप्लाई नहीं कर पाते। मनोवैज्ञानिक उपागम, ग्राहम बालास की राजनीति में मानव प्रकृति के प्रशासन के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक उपागम प्रभाव में आया। तो राजनीति विज्ञान में मनोवैज्ञानिक उपागम लाने वाले कौन थे? ग्राहम बालास जो थे वो राजनीति उपागम को इसमें लाने वाले थे। ठीक, एक्चुअली में हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ कि घर पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो इस चक्कर में मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा। एक तो बाहर का शोर, आवाज आती रहती है, ये चीज़ वो चीज़, और साथ में पूरा काम मुझे ही देखना है, इस वजह से बहुत थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो देखते हैं जल्दी से ख़त्म करेंगे। और वैसे ही सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट। इस उपागम के समर्थकों ने राजनीतिक विषय को निर्माण एवं संरचना की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक घटक के रूप में परिभाषित करा है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपागम है तो मनोवैज्ञानिक घटक के रूप में परिभाषित करेंगे। इस उपागम के अनुसार मानव के राजनीतिक कार्य पूर्ण रूप से कारण एवं तार्किकता के द्वारा मार्गदर्शित नहीं होते। ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि मानव के राजनीतिक जो कार्य हैं पूर्ण रूप से कारण और तार्किकता के द्वारा मार्गदर्शित नहीं होते, वे अनेकों मनोवैज्ञानिक तथ्यों जैसे व्यक्तित्व, भाव, प्रेरणा आदि के द्वारा मार्गदर्शित होते हैं। इसलिए अनेकों राजनीतिक वैज्ञानिक लोक इच्छा, वोटिंग, व्यवहार। इसके आलोचक क्या कहते हैं? इसके आलोचक कहते हैं कि राजनीतिक प्रतिभागों के व्यक्तित्व एवं अन्य मनोवैज्ञानिक रुझानों का अध्ययन बहुत कठिन है, क्योंकि मनोविज्ञान एक नितांत अनुभव का जन्य विज्ञान नहीं है। नितांत अनुभव मतलब कि मनोविज्ञान कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस के आधार पर आप चीज़ों को पता लगा सको। यहाँ पर हर व्यक्ति अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करता है। ठीक, तो ये इसकी आलोचना हो गई। अर्थशास्त्र को समझने में ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एडम्स स्मिथ का धन
संपत्ति उपागम। देखो इसकी डिटेल पढ़ो ना पढ़ो, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसकी डिटेल में यहाँ तक क्वेश्चन, ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन यही से आएगा कि धन संपत्ति उपागम किसका है, एडम स्मिथ का है। ठीक, आप चाहें तो इसकी डिटेल में मैंने जो जो चीज़ हाईलाइटेड कर रखी है आप पढ़ सकते हैं, मैं अभी नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में पूछेगा तो ये पूछेगा धन संपत्ति उपागम किससे रिलेटेड है, एडम स्मिथ से रिलेटेड है। आगे हम बात करें कि कल्याणकारी उपागम ये किससे रिलेटेड है, वेलफेयर अप्रोच, ये एल्फ्रेड मार्शल से रिलेटेड है। इनकी एक बुक भी थी अर्थशास्त्र के सिद्धांत, इसमें इन्होंने कल्याणकारी विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र की बात करी है। अच्छा, हर एक का एक एक स्टेटमेंट भी मिलेगा आपको इंग्लिश में, आप ये स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे लियोनेल रॉबिन्स, लियोनेल रॉबिन्स का दुर्बलता एवं चुनाव उपागम। ठीक है, दुर्बलता एवं चुनाव उपागम किसने दिया था, लियोनेल रॉबिन्स ने दिया था। इन्होंने कुछ बातें बताई, इन्होंने दुर्लभता एवं चुनाव का विज्ञान में इन्होंने कुछ सिद्धांत बताए। मनुष्य की इच्छाएं असीमित है, बात बिल्कुल सही है। संसाधन इच्छाओं की तुलना में सीमित है और दुर्लभ है। हमारी जितनी इच्छाएं हैं, रिसोर्सेज जो है उसके मुकाबले काफी कम है। संसाधनों के विभिन्न वैकल्पिक उपयोग है। ये तो वस्तुओं और सेवा कल्याण को बढ़ावा देगी या नहीं, ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन करना चाहिए कि वे मानवीय इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। ठीक, इन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र में आप ये मत देखो ये ह्यूमन के कल्याण के लिए है या नहीं, आप तो बस ये देखो कि ये उसकी इच्छाओं को संतुष्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। समाज के संसाधन विभिन्न इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए किस प्रकार से बटे होने चाहिए, अर्थशास्त्र इससे संबंधित है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट करने से संबंधित है कुल मिलाकर। सैमुअल्स का बुद्धि उपागम था, इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई, बस यही उपागम थे। समाजशास्त्र को समझने में समाज विज्ञानी द्वारा अपनाई गई विधि या उपागम। समाजशास्त्र को समझने में कौन कौन सी विधियां उपागम अपनाई गई, जिसमें सबसे पहला जाता है हमारा ऐतिहासिक उपागम। समाजशास्त्र के जनक कहे जाने वाले अगस्त आम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और कार्ल मार्क्स, तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके समाजशास्त्र के जनक कहे जाने वाले हैं। अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और कार्ल मार्क्स ने समाज के अध्ययन करने में इस विधि का जोशीले ढंग से उपयोग किया है। आधुनिक समय में ये कुछ समाजशास्त्री हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है, इन्होंने इसका बात करी है। समाजशास्त्र के ऐतिहासिक उपागम के उपागम मूल रूप के दो तरीकों का अनुकरण करता है। पहला, ऐतिहासिक उपागम विकास के जीव विज्ञानी सिद्धांत के द्वारा प्रभावित है, और दूसरा ऐतिहासिक उपागम अर्थशास्त्र की व्याख्या के द्वारा प्रभावित होता है। पहला इन्होंने बोला जीव विज्ञानी सिद्धांत के द्वारा प्रभावित है, और दूसरा बोला कि ऐतिहासिक उपागम अर्थशास्त्र की व्याख्या द्वारा प्रभावित होता है। पहला उपागम समाज के विकास एवं उत्पत्ति से संबंधित विचारों पर केंद्रित है, क्योंकि जीव विज्ञान की बात चल रही है। अगस्त काम्टे एंड स्पेंसर ने समाज के अध्ययन में इस उपागम का प्रयोग करा है। दूसरा उपागम मूल रूप से मैक्स वेबर, जो अपने पूंजीवाद की उत्पत्ति के अध्ययन में आधुनिक नौकरशाही के विकास और धार्मिक संसाधनों के अधिक प्रभाव में कहा था। मतलब आपको याद रखना है यहाँ पर कि ऐतिहासिक उपागम की जीव विज्ञानी सिद्धांत द्वारा प्रभावित जो व्यक्ति थे वो कौन कौन थे, कॉम्टे एंड स्पेंसर, और अर्थशास्त्र की व्याख्या द्वारा प्रभावित ये वाले आपके कौन थे, मैक्स वेबर थे। ठीक, इस तरह से नाम याद रखना है। तुलनात्मक उपागम आता है फिर एक कंपैरेटिव अप्रोच। तुलनात्मक उपागम जो तथ्य आवश्यक नहीं है उन तथ्य को छोड़ने के क्रम में सामाजिक घटना पर तर्कपूर्ण सिद्धांत उपयोग करता है और उन तथ्यों तक पहुंचना है जो कि आवश्यक है। तो ये आपका तुलनात्मक उपागम है। कहने का मतलब है कि जो तथ्य आवश्यक नहीं है उन तत्वों को छोड़ दो, उस पर यह बात कर रहा होता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में तुलनात्मक विधि यह प्रदर्शित करती है कैसे कुछ निश्चित घटनाएं लगातार एक दूसरे से संबंध होती हैं या नियमित रूप से बढ़ते हुए क्रम में लगातार घटित होती हैं। सही बात है, चीजों को क्रम में लगाने किस किस तरह से चीजें घटनाएं घटित होती हैं उसकी बात भी तुलनात्मक उपागम करेगा। तुलनात्मक उपागम के बाद आता है प्रकारवादी फंक्शनलिस्ट अप्रोच। वास्तव में यह विधि विकासवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम है। वास्तव में प्रकारवादी उपागम ये विकासवादी के विरुद्ध है, प्रकारवादी ये याद रखना है। प्रकारवादी उपागम के खोजबीन वाले उपागम की अपेक्षा अधिकांशतः अर्थ निरूपण वाले उपागम के रूप में सुविचारित है। ठीक है, ये वाला उपागम किसकी बात करता है, खोजबीन की जगह ये अर्थ निरूपण पर विश्वास करता है। समाज के अध्ययन के लिए प्रकारवादी उपागम इस ओर इंगित करेगा, किस ओर, कि समाज सामाजिक घटना के कार्य के दृष्टिकोण से
समाज या सामाजिक घटना का अध्ययन है। मतलब कि समाज के कार्य के दृष्टिकोण से समाज की घटनाओं का अध्ययन करना है आपका प्रकारवादी। ठीक है, ये इसकी और बात करेगा। ये उपागम पूर्वानुमान पर आधारित है कि जैसे कोई व्यवस्था अपनी अनेकों रचनाओं के भाग पर आधारित होती है। व्यवस्था के एक भाग का कार्य व्यवस्था के अन्य भाग से पहले तय हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था तब इसके रचनात्मक भाग धर्म राजनीति है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था इसके रचनात्मक भाग ये है। तो ये विशेषताएं हो जाती हैं हर एक उपागम की। अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर ने इसकी नींव रखी है। इसके संदर्भों की नींव किसने रखी? अगस्त काम्टे और हर्बर्ट। इसी तरह से फिर सांख्यिकीय उपागम आता है। ये भी कोई ऐसा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बात जो होगी कि जन्म एवं मृत्यु, तलाक, अपराध, परिवर्तन, इस सब में कितनी तेजी से हो रही है, मतलब कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, जो आपका जेंडर वो होता है ना, जेंडर रेशो, सेक्स रेशो जो होता है वो किस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, वो सब कुछ। सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान को पाठ्यक्रम में बनाने के लिए, चलो यहाँ से देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान का अधिगम सामान्यतः निम्न उद्देश्यों से संबंधित है। कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए हम उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान को पढ़ा रहे हैं? पहला, बच्चों के बीच सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मूल्यों की बढ़ोतरी करना। दूसरा, बच्चों में राष्ट्रीय मूल्य सहभागिता धैर्य को विकसित करना। और थर्ड है, बच्चों को समाज का सक्रिय सहभागी बनाना। ये मुख्य उद्देश्य हैं। बच्चों की विभिन्न विवादास्पद सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों को हल करने में सहायता करना। बच्चों में प्रजातांत्रिक तथा संवैधानिक मूल्यों को अंतर्निवेश करना। बच्चों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थानों से परिचित कराना और बच्चों को शांति और समाज के मूल्यों में वृद्धि करना। ये मुख्य उद्देश्य हैं बच्चों को सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के। उच्च प्राथमिक स्तर पर एनसीएफ ने क्या बात बोली है सामाजिक विज्ञान के बारे में, इसके पाठ्यक्रम के बारे में, तो ये पॉइंट्स आपको पढ़ लेना है एक बार, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। काफ़ी हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी यदि आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो। इसे भी आपको सेल्फ रीडिंग ही करना है, इनमें भी समझने का कुछ है नहीं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें समझने का कम और पढ़ने का, याद करने का ये सब कुछ ज़्यादा है। ठीक, तो इसे भी आपको पढ़ना है। इसके ये जो उद्देश्य हैं, सारे उद्देश्य आपको पढ़ना है। ठीक है, जस्ट पढ़ना है, रटना भी नहीं है और आप रट भी नहीं सकते, बस पढ़ना है आपको। फिर ये क्रियाकलाप वगैरह एक्टिविटी दी हुई हैं, तो इन एक्टिविटीज़ को चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी छोड़ भी सकते हो। बाकी इनको पढ़ना समझना नहीं होता है। ये सब एक्टिविटी चल रही है, भाई आप पीडीएफ में देख लिया करो कि अगर आपको कोई पॉइंट लगे ना जो मैंने मिस कर दिया हो और आपको लगे यार ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, तो आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इवन मुझे भी बता सकते हैं, ताकि मैं दोबारा से किसी वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक, तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।